ईरान से अमेरिका इजराइल की लड़ाई की आंच आज और भड़क गई। अपने सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने बीती रात से खाड़ी देशों में कई अहम तेल और गैस के ठिकानों पर हमला कर दिया। अब इन हमलों का असर यह है कि आज भारत के समय से दोपहर 3 बजे तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 प्रति बैरल की सीमा को पार कर गया है। विश्व भर के शेयर बाजार पूरी तरह से इस वक्त धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। असर शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के स्वाहा हो रहे हैं बाजार में। शेयर बाजार चढ़ा, वहीं सोने चांदी की कीमतें भी टूट गई हैं। भारत के शेयर बाजार से आज 12 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति साफ हो गई है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में अब युद्ध का रुख पूरी दुनिया को चपेट में ले चुका है। इस बीच पहली बार 12 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के खिलाफ बयान जारी किया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर कड़ा रुख बरकरार रखने के बावजूद ईरानी गैस फील्ड पर इजराइल के हमले से पल्ला झाड़ लिया है। क्या युद्ध अब अनियंत्रित हो चला है? गैस तेल पर प्रहार क्या अब युद्ध मचाएगा हाहाकार? इसी पर आज हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। हो चुका है। पश्चिम एशिया में बारूद के बदले बारूद के साथ ही अब गैस तेल का बदला भी उसी अंदाज में है। युद्ध की आग अब दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड तक पहुंच चुकी है। यह है ईरान का गैस फील्ड साउथ पार्स, जहां बुधवार को इजराइल ने हमला किया था। ईरान इस गैस फील्ड से ही अपना 70% नेचुरल गैस हासिल करता रहा है, लेकिन खुद को मिले इस चोट के बदले ईरान ने सबसे पहले कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया। यह कतर का सबसे बड़ा LNG प्लांट है। ईरान का जवाब सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रहा। एक बार फिर ईरान ने सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी पोर्ट यानबू के पास अरामको की समरेफ रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ। यानबू पोर्ट से तेल का भरना रुक गया है। ईरान ने कुवैत के मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला तेल रिफाइनरियों पर भी हमला किया। ईरान ने धमकी दी है कि उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। खाड़ी देशों के तेल गैस के ठिकानों पर ईरान के इन हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार मच गया है। इस बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के एक्शन से पल्ला झाड़ा। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका को साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने ऐलान किया कि साउथ पार्स फील्ड पर इजराइल अब और हमले नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी जारी करके कहा कि इसके बदले में कतर की LNG फैसिलिटी पर हमला बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि पहले हॉर्मुज में ईरानी हमले और अब साउथ पार्स पर इजरायली हमले से बने हालात कितने गंभीर हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के सैन्य गठबंधन से इनकार करने वाला नाटो अब खुद के प्रयास का संकेत दे रहा है। युद्ध पर नाटो के इन संकेतों के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने हॉर्मुज से भारतीय और चीनी जहाजों की आवाजाही की पुष्टि की है। पश्चिम एशिया के युद्ध में कुछ ही देशों की संतुलन की कूटनीति सफल दिख रही है, लेकिन पश्चिम एशिया में जल्द शांति नहीं लौटने की आशंका बरकरार है। 12 अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा बयान जारी कर खाड़ी देशों पर ईरान से हमले रोकने को कहा है। साझा बयान जारी करने वाले देश हैं अजरबैजान, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और UAE। साझा बयान में लेबनान पर इजरायली हमलों की भी आलोचना है। तो उधर ईरान ने जहां इजराइल और खाड़ी देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं, वहीं अली खामेनेई और अली लारिजानी समेत अपने अहम नेताओं की मौत पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर सवाल उठाया है। आज तक ब्यूरो। तो कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। बहुत दिनों बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। मोहम्मद फैज खान साहब संयोजक हैं MRM के। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्ट्रॉन जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंशु जोशी जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है, JNU में प्रोफेसर हैं, जुड़ गई हैं। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन अशरफ जैदी ईरान एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रजीउल हसन हैदरी इमाम जुमा भोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाफिज
गुलाम सरवर साहब, प्रवक्ता AUMM के, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है जो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि पीट हेग्सेथ ने कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी तक क्लेम किया है अब अमेरिका ने कि 7,000 ठिकानों पर ईरान में उन्होंने हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का एक बड़ा बयान कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा आज फिर ईरान पर सबसे बड़ा हमला हमने कर दिया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं जैदी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। दरअसल सवाल यह है कि आज ये तमाम मुस्लिम देश भी तो लिख रहे हैं ना, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ऐसे में मतलब ईरान वर्सेस मुस्लिम देश ही रमजान के महीने में ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? और ठीक है कि आप अमेरिका इजराइल पर दोष मढ़ते रहिए, लेकिन क्या हासिल हो जाएगा इन मुस्लिम देशों पर हमला करके? क्या फायदा हो रहा है ईरान को? कोई दबाव तो दिख नहीं रहा, ना इजराइल पर ना अमेरिका पर। देखिए अंजना जी, ये लड़ाई मुस्लिम वर्सेस शिया या ईरान वर्सेस मुस्लिम देश नहीं है, हाँ। बल्कि एक सभ्यता की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और एक ईरान की जो लड़ाई है वो मैं कहता हूँ एपस्टीन गैंग के खिलाफ है। उस एपस्टीन गैंग में ये अरब देश भी शामिल हो सकते हैं, उस एपस्टीन गैंग में कोई भी दुनिया का देश शामिल हो सकता है। उन्होंने मिलकर ईरान के इसलिए ठीक है, एक काउंटर सवाल है, एप्स्टीन गैंग के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आपको दुबई एयरपोर्ट पर हमला करना पड़ा, थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, क्यों? जब दुबई का एयरपोर्ट मीनाब में ईरान के बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होगा, हाँ। तो जाहिर सी बात है ईरान भी मार सकता है। दुबई का एयरपोर्ट नहीं, पब्लिक एयरपोर्ट किसी भी आर्मी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा तो अमेरिका का जो बेस है, आर्मी बेस, वो पाकिस्तान में भी है। वहां काहे नहीं हमला कर देते हैं? एपस्टीन गैंग जो आप कर रहे हैं वहां काहे नहीं करते हैं? पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है उसमें, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो वहां पे ईरान क्यों नहीं हमला कर रहा है? उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। देखिए जो देश इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अपनी भूमि का इस्तेमाल, या देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान के रहबरों को कत्ल कर दिया जाए, उसकी गैस और ऑयल फील्ड्स पे हमला कर दिया जाए और वो हाथ पे हाथ रखकर खामोश बैठा रहे, बल्कि ये तो पलटवार है जो ईरान बहुत अच्छे से कर रहा है। और दुनिया देख रही है कि ईरान जिन देशों का इस पूरे क्राइम में शामिल रहे हैं उन पे ईरान हमले कर रहा है, और बहुत अच्छे से हमले कर रहा है। लोगों की चीखें निकल रही हैं, अब ये अपने मुस्लिम होने की दुआई दे रहे हैं। ये मुसलमान 2 साल से कहाँ थे जब गजा के ऊपर हमले हो रहे थे, जब गजा के बच्चे भूखे मर रहे थे, कब कहाँ से थे ये? आम लोगों की हत्या पर ऐसी असंवेदनहीनता मत दिखाई। मोहम्मद फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नवरात्रि का ये पावन अवसर भारतवर्ष में प्रारंभ हो चुका है, 9 वर्ष है। मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में शांति दो, विश्व से युद्ध को समाप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये कामना करता हूं। और इसके पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे इतनी बेशर्मी से कि बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं और लोगों की चीखें निकल रही है। साहब आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जहां आप मार रहे हैं और जिनकी चीखें निकल रही है वो भी इंसान है, फिर इजराइल भी मारेगा और मार रहा है, तो यहां भी चीखें निकलेंगी ईरान की, तो फिर आप कहेंगे इंसानियत पर हमला हो गया। इंसानियत सेलेक्टिव कैसे हो सकती है? भारत की एकमात्र पॉलिसी रही है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। हम शांति के पक्षधर हैं, हम अनाक्रमण के पक्षधर हैं, हम हस्तक्षेप के पक्षधर हैं, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के पक्षधर हैं। साहब वो कह रहे हैं कि हम आर्मी टारगेट्स पर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। कैसे उनको सबके अपने अपने हित होते हैं। देखिए हमारा भी हित है, हमारे देश का उन्होंने बनाया है वहां पे बेस। अब मैं अपने देश में, अपने घर में, अपनी कमीज पे क्या लगाऊं? मैं आपसे एक फूल लेके यहां पे लगा लूं, आपको कोई दुश्मन मुझे गोली मार दे, क्या मैंने तो अंजना जी के गुलाब के फूल पे गोली मारी थी फैज भाई, आप पे नहीं मारी थी? ऐसे थोड़ी होता भाई। आप हमला कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, हमको यह स्वतंत्रता है कि हम वहां क्या रख सके क्या नहीं रख सके। और फिर कह रहा हूं आर्मी बेस पे ही नहीं, ये दुबई के एयरपोर्ट के हमले को जस्टिफाई करें। अरे हम दुबई एयरपोर्ट पर जाते हैं अंजना जी, आप जाती हैं, हम लोग जाते हैं, ये हमारे ऊपर भी हमला हो रहा है। आप दुबई पे हमले पे 40% इंडियंस रहते हैं वहां पे, 40% इंडियंस रहते हैं दुबई में, बहरीन में, कतर में। जनरल बख्शी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ
क्या ईरान मुस्लिम देशों पर हमला करके, क्योंकि ये 12 देशों ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, मुस्लिम देशों पर हमला करके खुद का नुकसान नहीं कर रहा है? मतलब आप अल्टीमेटली क्या गोल अचीव कर रहे हैं? ना तो वो दबाव बना रहे हैं अमेरिका पर, कल ही सऊदी ने कहा है कि इस बार आर पार की जंग लड़ लो अमेरिका को, ना तो वो अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, ना इजराइल या अमेरिका की रत्ती भर उनकी सेहत पर कोई भी फर्क पड़ रहा है, और आपने मुस्लिम देशों को अपने खिलाफ कर लिया। जय बख्शी। नहीं, देखिए ऐसा है, ईरान ने शुरू से कहा था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा किसी भी बेस में जो अरब मुल्कों में है, तो वो उस पर रिटेलिएट करेंगे। उनको इसके लिए कोलैटरल डैमेज के लिए तैयार रहना चाहिए। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ये राइट देता है आपको। अगर अल उदैद में सेंट्रल कमांड है, बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, इन लोगों को दिखाइए, गेस्ट को दिखाइए, पूरा हक है ईरान को उसको हिट बैक करने का। तो ये जो आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही है, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। ये नहीं, बट इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा जनरल बख्शी? वहां पे ये मैं नहीं कर रही हूं। बट मुझे आप बोलने दीजिए, नहीं तो आई कैन गो। We need to be a little more polite to each other, sir. Requesting you. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये जो मुस्लिम देश आज लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस सर, फुल रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर यू डिसीजन यू मेड। जनरल मेस्टर्न, आपके पास आ रही हूँ। जनरल मेस्टर्न, आज बड़ा सवाल ये है कि ये इन देशों की क्या गलती है? वहां से अनेकों ऐसे इंडियंस हैं जो हमें भी कॉल करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों घसीट रहे हैं इस युद्ध में? उनकी भी तो पीड़ा कोई सुनेगा, कोई उसको एड्रेस करेगा। अंजना, बिल्कुल ठीक है आप जो बोल रही हैं। पहली बात, पूरे मिडिल ईस्ट में, जीसीसी कंट्रीज में 90 लाख भारतीय हैं, और आज जो वहाँ अटैक हो रहा है, एक यहाँ पर कोई बोल रहा था कि वहाँ लोगों की चीखें सुन के बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो हैरान हूँ, और ये शायद भारतीय हैं, ईरान की ठीक है वो अगुवाई करते होंगे, लेकिन भारत में रहते हैं। और दिखा दीजिए उनको, जैदी साहब को दिखा दीजिए उनके साथ। हाँ बोले सर। तो ऐसे स्टेटमेंट तो एक शोभा नहीं देता एक भारतीय को। यहाँ हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं है, ना हिंदू ये मुसलमानों के बीच में भी है, पर ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट। लेट हिम कंप्लीट सर। मैं आ रही हूँ जैदी साहब, मैं आ रही हूँ जैदी साहब, मैं आ रही हूँ, मैं आपको काउंटर करने दूंगी चूंकि आपको बोलना है। लेट हिम कंप्लीट सर। जनरल मेस्टर। अंजना, आप इस और बंदे को बोल सकते हैं कि मैं एक आर्मी, इंडियन आर्मी का जनरल हूँ। ये किसी भी कंट्री के अगर वो करना चाहते हैं मेरे को बोलने देंगे, और मैं इनकी उस पर बातचीत नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक अनएथिकल, अनप्रोफेशनल कोई एजेंट बैठे हैं जो वो वहां की भाषा बोल रहे हैं। एक इंसान की भाषा बोलनी चाहिए। बिल्कुल। आज 90 लाख भारतीय हैं उस जीसीसी कंट्रीज में। ईरान के खुद के 6 लाख लोग हैं जो यूएई में रहते हैं और खुशी से रह रहे। मैं खुद अभी दुबई में गया था, वहां इतने मेरे दोस्त हैं, उनके ईरानी फ्रेंड्स हैं, वो आज वहां माफी मांग रहे हैं अपनी कंट्री के बिहाफ पे। वो ईरान को आज तक दुबई ने निकाला? बिल्कुल नहीं निकाला। वहां हमदर्दी है, और उनको टारगेट करने के लिए बोलना कि वहां बच्चों पे अटैक हुआ, ये क्या मतलब? वो बच्चों पे अटैक हुआ तो आप अमेरिकन बच्चों पे करें? अगर आप में इतना वो दम है, वहां पर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। किसी भी देश को अधिकार नहीं है, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल चाइना का और भारत का युद्ध हो, आज हमारी ट्रेनिंग टीम्स हैं भूटान वगैरह में, क्या चाइना हमारी ट्रेनिंग वो भूटान को फायर करने लगेगा, उनको वो मारने लगेगा कि नहीं ये इंडिया की ट्रेनिंग टीम है, कि यहाँ इंडियन एम्बेसी है? ये मतलब आप खुद देखिए, कल कतार में जीसीसी कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, वहां पर उन्होंने फायर डाल दिया वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर। और काय के लिए डाला? क्योंकि वहां का जो उनका ईरानी ऑफिसर था, मिलिट्री अटैची, उसने खबर दी होगी, और आज कतार ने इनको डिपोर्ट कर दिया है 24 आवर्स के नोटिस में। दुबई में भी ये जितने ईरानियन एजेंट्स बैठे थे जो वहां पर चला रहे थे, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। जो वहां पर ईरानियन स्कूल बंद कर दिया गया है, और वहां जो ईरान मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो बंद कर दिए गए थे। तो सवाल है कि आपका इजराइल अमेरिका से युद्ध है, आप लड़िए, इसमें शिया सुन्नी की तो बात भी नहीं है। इसमें है कि आप अन्य देशों को, भाई 12 देशों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और क्या मतलब, अमेरिकन बेस तो अनेकों देशों में है विश्व में, फिर हर जगह आप शुरू कर दीजिए युद्ध। ऐसे थोड़ी होता है कि उन देश में जो लोग, आम लोग हैं। जैदी साहब, सिर्फ 2 लाइन का रिस्पॉन्स मुझे आने मेहमानों के पास जाना है। और आपने जो बात कही उस पर सबको आपत्ति है। हाँ, आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि चीखें निकल रही हैं, आम आदमियों की चीखें नहीं निकल रही हैं। मैं कह रहा हूं इन डिक्टेटर्स की चीखें निकल रही हैं
जो इसराइल के क्राइम पे खामोश थे, ये अरब देश जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपनी बेसें प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्चना जी, ईरान के अंदर स्कूल पे हमले हो रहे हैं, 900 हमले सुबह से शाम तक ईरान के ऊपर होते हैं। क्या वो लोग मरने वाले? प्रोफेसर जोशी, ठीक है, आपने बात बोल ली। आज तक से प्रोफेसर जोशी, पर दुबई ने और यूएई ने थोड़ी अटैक किया है। प्रोफेसर जोशी, सबको आतंकी बोल रहे 12 देश। जी अंजना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि इस समय इस युद्ध ने क्या रूप ले लिया और इसका पूरी दुनिया की शांति स्थिरता पर क्या असर हो रहा है। मैं जैदी भाई से 2-3 सवाल पूछना चाहती हूं कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने इजराइल में अटैक करके 1500 महिलाओं और बच्चों को मारा था, क्या आज ऑन एयर वो इस बात का खंडन करेंगे? क्या वो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकारेंगे कि हमास, हुती और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, वे कर लें? और क्या वे इस बात को स्वीकारेंगे कि यहां पर शिया, सुन्नी या किसी धार्मिक एंगल से ज्यादा यह समझने की आवश्यकता है कि ईरान इस वक्त अपनी और पाकिस्तान की बॉर्डर से चीन से सहायता लेकर के एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस करने के कारण एक ऑल आउट वॉर पे चला गया है, जिसका असर सब पर हो रहा है? और वे ये बताएं कि दुबई के जब एयरपोर्ट पर हमला किया ईरान ने, तो वहां पर कौन सा यूएस का बेस था? जब बहरीन पर अटैक किया, कतर पर अटैक किया, कुवैत पर अटैक किया, अभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी यूएस की बेस है? और इसका जो और इजराइल से लड़िए ना भाई, इजराइल पे करिए ना जो करना है, सभी की डे टू डे लाइफ पर पड़ रहा है। हाँ, इजराइल पे करिए ना सरवर साहब, इजराइल से लड़िए, इजराइल से लड़ाइए, इजराइल से लड़ेंगे, बाकी के देशों पर सरवर साहब बिल्कुल जो आप जोशी जी कह रहे हैं उसी पर सोचिए हमला क्यों कर रहे हैं? अजरबैजान, साइप्रस, तुर्की नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट और उनके पदाधिकारियों की तरफ से क्लियर भी कर दी गई हैं। हाँ। और एक ये भी बात सामने आई है जो तुर्की पर हमले हुए थे अजरबैजान पर, उसमें ये कहा गया, फॉल्स फ्लैग की बात आप लोगों ने भी चलाई उसको, तो वो अभी भी है। इन फ्यूचर बैतुल मुक़द्दस पर भी हो सकता है इजराइली हमला करे और ईरान को उसमें फंसा दे। ये सब होता है युद्ध में। ये असल डिबेट, असल जो इशू आपने टच किया कि भाई ठीक है, आप अगर बेसिस पर हमले कर रहे हैं तो ये तो समझ में बात आती है, लेकिन एयरपोर्ट पर जहां से पब्लिक का फ्लाइट है या फिर मॉल में जहां पब्लिक रहती है, तो एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है कि केवल हम अपने देश की इतनी मानवता की बात करते हैं, जो आम लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं वो आम एयरपोर्ट है। खास भी चले जाते हैं वो जाना चाहिए, लेकिन वो मतलब अलग चीज है, वो सेना के लिए है नहीं। सैन्य बेस जो भी है उस पर अगर आप हमला कर रहे हैं तो ये तो युद्ध से पहले ईरान ने कह ही दिया था, उन देशों से भी कह दिया था कि या अगर हम पर हमले होंगे तो हम इस क्षेत्र में, हमारे रेंज में जो आएगा अमेरिका का मतलब मामला हम करेंगे। एक बात बार बार आ रही कि पाकिस्तान पर क्यों नहीं, पाकिस्तान की स्थिति से सारे लोग अवगत हैं। पाकिस्तान तो ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि अगर जर्रा बराबर एक कदम वो अगर मतलब बढ़ा इस बार, और उसने अगर अमेरिका के दबाव में अपने एयरबेस से एक भी मिलिट्री उड़ान हो गया अगर, तो इस बार दुनिया में क्या होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता। पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, ये तय है इस वक्त की पोजीशन। सरवर साहब, ईरानी आवाम के हक में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जिन देशों पर आर्मी बेस बोलकर वो हमला कर रहे हैं, वो देश सब मिलकर अगर ईरान पर हमला कर दें तो क्या स्थिति होगी आपको पता है? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं अब कह रहा हूं वो देश, कोई भी देश उसमें से ईरान पर हमला इसलिए नहीं करेगा कि वहां की जनता ईरान के साथ है। ये इंटरनल बात बता रहा हूं, और जनता ईरान के साथ, रिजीम चेंज ईरान में नहीं हो रहा। अगर वहां की सरकारों ने कोई फैसला जरा सा भी गलत ले लिया तो रिजीम चेंज सऊदी का हो जाएगा, अजीब जनता है जो खामनेई साहब की फोटो से औरतें सिगरेट जला रही है, जश्न मना रही है, भारत की महिलाओं को मॉक कर रही है कि वो रो रहे जा चुका वहां की सरकारों के साथ में समझ नहीं आ रहा है। आप देखें 20 दिन के बाद तो मीटिंगें बारी रजीउल हसन हैदरी जी साथ है, मैं आपके पास ठीक है, एक बार रजीउल जी बोले। रजीउल जी, आज सवाल यही है कि देखिए रमजान का महीना है, ऐसे में आपकी लड़ाई इजराइल और अमेरिका से है, लंबे वक्त से चल रही है। एक खबर इस वक्त तारीख में आ रही हूँ आपके पास, एक खबर आ रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है। दरअसल देखिए कई जगहों पर पैनिक बुकिंग है, जिसको लेकर एक बात कही जा रही है इस वक्त, ताकि पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि पैनिक बुकिंग लोग ना करें, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये एलपीजी को लेकर चिंता, लेकिन कमी नहीं है।
तैयारी भारत को करनी होगी, अभी से करनी होगी। आपने देखा शिवालिक हो, नंदा देवी हो, 2 जहाज वहां से आए हैं, लेकिन उससे 1.5-2 दिन का ही एलपीजी निकलता है। ऐसे में कल 56 लाख एलपीजी बुकिंग हुई है, 55 लाख सप्लाई हुई है। तो ऐसे में सवाल यही है, और आज ये बोला जा रहा है कोड के जरिए 83% एलपीजी डिलीवरी हुई है, पैनिक बुकिंग से लोग बचे। अब रजीउल साहब आपके पास आ रही हूं। सवाल है कि मतलब हमेशा एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है, तमाम चीजें होती हैं, आज क्यों ही नहीं वही मजहब काम आए और एक किसी तरह से इसका अंत हो। इजराइल से लड़ाई है भाई, आप लड़िए, इजराइल से आप लड़िए, अमेरिका से, अमेरिका तक आप हमला नहीं कर सकते हैं, तो इसी बहाने आप इन खाड़ी देशों पर हमला कर रहे हैं, उनके ऑयल रिजर्व्स पर हमला कर रहे हैं। आप सोचिए पूरे विश्व में कैसे, आप देखिए बाजार का आज क्या हाल है, लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया है लोगों का। बोले रजीउल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं बहुत कम टाइम लूँगा आपका। सबसे पहली चीज़ यह है कि रमज़ान जो है, ये रमज़ान बहुत मुबारक महीना है, इबादत का महीना है, और इस महीने में जब आप 1400 साल पहले चले जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम में रमज़ान में और मुहर्रम में और सफ़र में, इन 3 महीनों में अगर वहाँ अरब में कबीला वाद अगर जंग होती थी तो इन 3 महीनों में जंग को रोक दिया जाता था। लेकिन आप बहुत अफसोस के साथ मुझे आपके इस चैनल के ज़रिए से कहना पड़ता है कि वो ईरान जो हमेशा मज़लूमों का साथी और हमदम रहा है, और उसके ऊपर इसी रमज़ान के ऊपर भयानक कायराना और बुज़दिलाना हमला करके शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? 87 साल के वो ज़ईफ़ आदमी को मार दिया, शहीद कर दिया, और उसके बाद वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लीडर को मार दिया। तो अब ये बताइए कि क्या मतलब कोई हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? इनको भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने भी ये बात पहले ही कह दिया था कि जिस मुल्क से ईरान के जहाज़, अमेरिका के जहाज़ जो हैं वह टेक ऑफ करेंगे ईरान पे हमला करने के लिए, जिस मुल्क की ज़मीन और हवा और जो भी मतलब इस्तेमाल करेंगे, हमें वहाँ की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। इंसानियत का दर्स उन्होंने पहले ही दे दिया था कि हमें वहाँ की जनता से, वहाँ की सरकार से कोई हमें दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका को इन लोगों ने इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करने का अगर दबाव डाला और उन्होंने इजाज़त दी तो फिर हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आज देख लीजिए कि सारी ताकत मिला करके अमेरिका और इस्राइल उत्तर मैं आपसे चाहता ईरान के ऊपर हमला कर। हैदरी साहब जी, हैदरी साहब, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। हैदरी साहब जी बोलिए। अमेरिका ने और इजराइल ने इतना टारगेट करके ख़ामेनेई साहब के घर में, उनकी बैठक पे, जहां पर बैठक चलती है वहां अटैक किया। आपको नहीं लगता है कि ख़ामेनेई साहब के आसपास कुछ गद्दार लोग थे और उनके ही लोगों ने गद्दारी की है? तो दूसरों को दोष क्यों देना? वो गद्दार तो वहीं पर बैठे। आज भी अमेरिका टारगेटेड हमला कर रहा है, तो वहां से सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहां बैठे हुए गद्दार लोग। देखिए क्या होता है, जंग में ईरान भी टारगेटेड हमला कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ के ऊपर होटलों में जहाँ अमेरिकी फौजी बैठे रहते हैं वहाँ ड्रोन जा रहा है, उसी कमरे में मार दिया जाता है। सीधा बादशाह को खत्म कर देना और प्यादों को खत्म कर देना। हैदरी साहब, पहले ही टारगेट बना के पहले शॉट में बादशाह, आपने शतरंज का खेल खेला हो कि पहले ही शॉट में कोई प्यादा बादशाह को खत्म कर दे। समझ रहे हैं आप इस बात को? और आप प्यादों को खत्म कर रहे हैं। तो कितने कैसे कैसे लोग वहां पर बैठे हैं और मोसाद कितनी गहराई से ईरान के अंदर घुसा हुआ है, आपको इस बात को भी समझना चाहिए। यानी कि पहले मोसाद की वजह से सरेंडर कर दे क्या? पहले अपने अंदर में जो कमी है, जो गद्दार है, पहले उनको देखिए। अरे मोसाद घुस, लेकिन मोसाद देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अच्छे से बात कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं। देखिए रमजान का महीना, मैं रोजे में चिल्लाऊंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मोसाद हर जगह है, वहाँ भी है। ईरान ने मोसाद वालों को, मोसाद को पकड़ा कि नहीं पकड़ा है? कितने लोगों को जेल में डाल दिया? अभी 2 दिन की पहले की खबर है कि 500 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की इंटेलिजेंस जो है खामोश बैठी हुई है। ठीक है, समझ रहे हैं? फैज खान साहब, एक सवाल मेरा है आपसे। फैज खान साहब, एक सवाल मेरा है आपके पास, और वो सवाल ये है कि ईरान एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली फीलिंग पर ही आगे बढ़ रहा है, और आज की बात नहीं है, ये हमेशा से रही है। वहीं खाड़ी के ये तमाम देश हैं जो नतमस्तक हैं अमेरिका के सामने। वो ये कहता है कि भाई जो अमेरिका का साथी वो हमारा दुश्मन,
तो एक वो भी तो नजरिया है, ईरान का ये चश्मा है जिस चश्मे से वो इस वक्त देख रहे हैं स्थिति को। नहीं देखिए, मैंने पहले ही बात क्लियर आपको कर दी है। हाँ। ये बात सेमेटिक रिलीजन की लड़ाई की है, जिसके बारे में जो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात हो रही थी ना, कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम ये तीनों कजिन है, मैं पहले ही बात कर, और ये इनकी खानदानी लड़ाई है और ये खानदानी लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब इसी के तहत इस सच्चाई को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मुसलमानों में सुन्नी और शिया का बड़ा ज़बरदस्त विवाद है, इतिहास मुस्लिम सारे जानते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। सद्दाम हुसैन को भी जब फांसी हुई तो उनको फैसला सुनाने वाले जज शिया थे, अमेरिका आके उनको फांसी पर चढ़ा दिया, तो शिया वर्ग ने उस समय खुशी मनाई। अब खामनेई साहब पर अमेरिका ने अटैक किया तो इधर ये अरब, बहरीन और ये तमाम यूएई के देश जो है अमेरिका के साथ खड़े हुए। तो अगर आपको सचमुच में अमेरिका से लड़ना है ना, ये फिरका वाराना लड़ाई मुसलमानों को अपने अंदर से खत्म करनी होगी। तो ये एक फिरका वाराना लड़ाई भी है। ठीक है, ज़ैदी साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं है, कोई या सुन्नी की लड़ाई नहीं है। ये ईरान के ऊपर होने वाले 47 साल में जो अत्याचार हैं, जो अमेरिका द्वारा और उसके जो अलाइज हैं पूरे रीजन में उनके द्वारा किए गए, ईरान के ऊपर उसके रहनुमा को कत्ल करके बहुत बड़ा क्राइम अमेरिका इस्राइल ने किया। अब जब हम उनके क्राइम को छुपाने के लिए ईरान से सिर्फ सवाल करें, अरे जहां अरबों की देश अरब अपने जमीनों को इस्तेमाल करने के लिए उसको बुला रहे हैं अमेरिका को, और ईरान के अंदर बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बहुत सारे मदरसों को, स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, रोजाना 600 से 900 हमले ईरान के ऊपर होते हैं, वो वहां की आवाम के ऊपर भी है। 2000 से ज्यादा लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। भाई, एज ए भारतीय मुस्लिम हम किसी भी एक देश का समर्थन नहीं करेंगे युद्ध के मामले में, न किसी का विरोध करेंगे। यदि ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया है और इजरायली लोगों को मारा है 2023 में, तो हम उसका भी विरोध करेंगे, हिजबुल्लाह और हमास ने। और ईरान पर जो हमला हुआ है उसका भी विरोध करेंगे। कोई मर जाए तो हम खुशी मनाए, एक पक्ष खुशी मनाए, एक पक्ष दुखी हो, ये भारत की पॉलिसी नहीं है। और आज तक उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रोफेसर जोशी और जनरल मेस्टन इसके बाद आ रही है। मुझे बात करने दीजिए, प्लीज बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान को राइट टू डिफेंड है, वो डिफेंड कर रहा है। उसकी ऑयल फैसिलिटी पे जब हमला होता है पलट के वो भी वार करता है, तो ईरान से ही सवाल क्यों किया जा रहा है? सवाल इसराइल से भी तो होना चाहिए, सवाल अमेरिका से भी होना चाहिए। आज जब हमारी जेबों के ऊपर फर्क पड़ रहा है, जब मार्केट में लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो अमेरिका से सवाल करें, ट्रंप से सवाल करें। एक बेवकूफ इंसान ने पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया और युद्ध में झोंक दिया है। एक आग है जो सबको जला रही है, तो ये आग किसने लगाई है? ये आग अमेरिका ने लगाई है, ये आग इसराइल ने लगाई है, और इन मुल्कों ने अपनी जो बेसिस है उनको प्रोवाइड किया है इन लोगों के लिए, और ईरान के ऊपर हमला किया। इसलिए अब जब ये हमला हो रहा है इन पे, अब ये रोना एक काउंटर क्वेश्चन है, और आपको क्या लगता है कि ईरान जो ये हिजबुल्लाह, हूती और हमास को पालता है, तो ये क्या वो सामाजिक कल्याण के लिए करता है, धर्म के लिए करता है? ये उस क्षेत्र का इंटरनल मैटर है। इंटरनल नहीं होता है आतंकी, ना इंटरनल मैटर होता है, ना गुड और बैड टेररिज्म होता है। प्रोफेसर जोशी, हिंदुस्तानियों को क्या परेशानी है हुती और ईमान? मैं बार बार ज़ैदी भाई से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक भारतीय होने के नाते वो इस बात को कहें आज ऑन एयर अंजना जी के शो पर कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन हैं। वे इस बात को माने कि उन्होंने किस तरह से पश्चिमी एशिया ही नहीं, पश्चिमी एशिया के बाहर भी आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर के, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम करके वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। वे आज एक भारतीय होने के नाते महसा अमीनी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। वे इस बात को स्वीकारें कि 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं की क्या दुर्दशा हुई है। वे इस बात को स्वीकारें कि खामेनेई ने लगातार ये स्टेटमेंट दिया है कि पूरी दुनिया में यदि 2 जगह पर मुसलमानों को काटा और मारा जाता है, वो गाजा और भारत है। एक भारतीय होते हुए वे इस प्रकार के देश को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ये समझ के बाहर है। और मैं ज़ैदी भाई से बार बार दूसरे शोज पे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एज एन इंडियन बोलिए, आप ईरान के नहीं हैं, आप भारत के हैं। भारतीय होकर के अपनी बात को रखिए, आप भारत के हैं। आतंकवाद को कंडेम। इस पर जवाब मैं उनका लूंगी। इस बीच खबर आ रही है, ईरान को अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी है, अरब देशों पर हमला ना करें। अब देखिए, आप ऐसी स्थिति बन गई है कि अरब देशों के वो मसीहा बन रहे हैं,
अरब देशों को टारगेट ना करे ईरान। ये मौका और भी बढ़ रहा है जब ये सारे देश एक तरफ लामबंद हो रहे हैं और ईरान के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। अब अमेरिकी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अरब देशों को टारगेट ना करे ईरान। जो वो कह रही हैं जैदी साहब, इसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इसको आतंकी संगठन कह दीजिए ना भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में गए इजराइल के, उन्होंने कहा हमास का अटैक था जब इतने लोग मारे गए। सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अमेरिका की पॉलिसी को कैसे इस देश में मान सकता हूं, इसराइल की पॉलिसी को कैसे इस देश में मान सकता हूं। जो मेरा देश कहेगा मैं वो कहूंगा। जो मोदी जी कहे इनको टेररिस्ट ग्रुप, मोदी जी कहे ईरान को जो कहना हम वही कहेंगे। लेकिन ये कि हम अमेरिका की कहने में आकर हिजबुल्लाह और हौसियों को टेररिस्ट ग्रुप कहें, ये उस देश के वासियों से पूछिए कि वो वहां के लिए क्या है। उस देश के वासियों से पूछिए, उस देश के अंदर ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप हैं। जैदी साहब आतंकवादी संगठन है। वेरी अनफॉर्चुनेट जैदी साहब, आप बोलिए हुती आतंकवादी संगठन है। और यही नहीं, अरे लेबनान की सरकार भी कह रही है हिजबुल्लाह को कि तौबा कर रही है उनको कि हटाओ यहां से। कहां है आप, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जैदी साहब? लेबनान की सरकार कह रही है कि हिजबुल्लाह के लिए यहां पर जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप हम ऐसे में तो फिर जनरल मिशन बहस ही नहीं हो सकती ना। आज ये इशू इसलिए भी उठना जरूरी है कि एक रास्ता निकलना चाहिए। आप कब तक, मतलब आप उससे युद्ध है तो यहां करेंगे वहां करेंगे। और अब ये भी सवाल उठ रहा है जनरल मेस्टॉन कि भाई ये किसका युद्ध है? अल्टीमेटली नेतन्याहू को फायदा होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में कई आवाजें उठ रही हैं इस युद्ध के खिलाफ, ये हम लोग देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से। जनरल मेस्टॉन, अंजना देखिए, युद्ध से पहली बात किसी को फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सिर्फ ऐसे लोगों को फायदा हो रहा है जो जिनके दिमाग में और मन में इतनी नफरत भर चुकी है और उनका दिमाग चेंज ही नहीं हो सकता है। मतलब वो वन ट्रैक माइंड हो चुके हैं। तो इसका तो कोई, ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। आप भारत में रहते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं, मतलब ये तो बड़ा खराब लगता है सुन के कि वहाँ 90 लाख भारतीय वहां पर उनको तकलीफ हो रही है और हमारे लोग यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा, अरे वहां दुबई में भी इंडियंस रहते हैं जैदी साहब, आपको समझ पता नहीं है क्या? 40% इंडियंस, 40%, और आपको चीखे सुन के मजा आ रहा है। मैं और कंप्लीट करने देता हूं। मैं रिवाइंड करके सुना दूंगी आपको। आवाज नीचे कर दीजिए, जनरल मेस्टन की आवाज सुनाइए। बोलिए जनरल मेस्टन। हाँ, मैं अंजना ये भी बोलना चाहता हूं कि ये बार बार ये एक विषय उठ रहा है कि वहां पर बेसिस दे रखे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि 20 वहां पर मर्चेंट शिप्स को जलाया गया है। किसने जलाया? सबको पता है कि ईरान ने उनको जलाया है। वो कोई लाइबेरिया की थी, वो छोटी छोटी कंट्रीज की थी। वहां कौन सा उनका किसी का बेस था? वो बेचारे वहां पर जो उसमें कुछ भारतीय भी थे, वो वहां पर सी फेरर्स थे या जो सेलर्स थे, उन सबको कोई, वो कितने मरे हैं उसमें। तो वहां तो कोई अमेरिकन का बेस नहीं था। दूसरा एक और सवाल मैं उठाता हूं, ये 2 साल से पहले ईरान की IRGC नेवी ने भारतीय शिप्स की, मैं बोल रहा हूं, मतलब भारतीय शिप्स, मतलब जो मर्चेंट नेवी शिप्स थी, वो 28 शिप्स पे वो चढ़े थे। वहां पर 778 हमारे सी फेरर्स को हिरासत में लिया ईरान ने और उनको वहां पर बंद करके रखा। फरवरी तक उन्होंने काफी नहीं छोड़े थे। जो लास्ट शिप थी 16 लोग में से 8 छोड़े थे फरवरी इसी साल तक, और वो बंदर अब्बास में वहां रखा हुआ था। उनको कंसुलेट वहां पर वो हमें अप्रोच भी नहीं दी जाती थी। वो वहां पर स्मगलिंग का उनके ऊपर चार्ज लगाते हैं क्योंकि ये लोग सब टैक्स लेते हैं। और जो अभी वो टैक्स की बात करने भी लगे ईरान कि अभी जो भी शिप जाएगी वो हम उनसे टैक्स लेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं हो सकती है कि ये ईरान का वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान का कंट्रोल है, उसमें ओमान का भी और GCC कंट्रीज के भी हैं, सबके बॉर्डर लगे हुए हैं। तो ये ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो वो कर रहा है ईरान। और देखिए, ये बार बार बोलना कि वो, मैं तो बोलूंगा इसकी ये लड़ाई की जड़ हुई है वो ये जो 7 अक्टूबर 23 का अटैक हुआ था, उस समय तो इन लोग ने कोई कंडमनेशन नहीं किया जिस प्रकार वहां मारा। और आपने देखा था वो क्या वीडियोस थे, वो बोल रहे थे हमने ये यहूदियों को मार दिया। इतनी, एक वो लड़का बोल रहा था अपने बाप को कि लेट सेलिब्रेट कि हमने 11 यहूदियों को मार रहे हैं। तो ये नफरत की लड़ाई, तो ये लोग जैदी साहब जब ये खुशी होने लग, इससे पहले खबर आ रही है आज निवेशकों के लगभग 12,87,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप सोचिए, मतलब ये लोगों को दिक्कत हो रही है भाई। 2,496 अंक नीचे सेंसेक्स का लुढ़कना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये ब्लड बाथ है।
37 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को हुआ है। जैदी साहब, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जब दूसरे की चीखों में मजा आने लगे ना, जब किसी का पेट्रोल, डीजल, एलपीजी रोककर खुशी मिलने लगे, ऐसे देशों का जिनका ना लेना ना देना इस युद्ध से, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर इंसान इंसान नहीं रहता है। देखिए मैडम, अमेरिका से लड़ना लड़िए, इजराइल से लड़ना लड़िए, बाकियों को मत गर्दन पे हाथ डालिए। मुतहम कर रहे हैं, गलत ब्लेम कर रहे हैं जनरल साहब। अंशु जी गलत सोच रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक तरफा हमें ट्रंप जी को सारे हुकूक और सारे राइट नहीं दे देने चाहिए, समझ रहे हैं? बिल्कुल, चैलेंज कीजिए, चैलेंज कीजिए। आप अमेरिका को चैलेंज कीजिए, बाकी देशों के गर्दन क्यों दबा रहे हैं? इन देशों की गर्दन इसलिए दब रही है मैडम कि इन देशों के बेसिस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हम। अच्छा, इंडिया का क्या लेना देना? अगर हमारा एलपीजी, हमारा इंडिया के लिए तो ईरान ने छोड़े हैं ना। हाँ, तो इतनी कोशिशों के बाद 2 जहाज निकल पाए हैं। भारतीयों की क्या दिक्कत है? शेयर बाजार ऐसे गिर रहा है, इन भारतीयों की क्या दिक्कत है जो मेहनत की कमाई लगाकर शेयर बाजार में थोड़ा पैसा कमाने की सोचते हैं? कोई गलती नहीं है, अमेरिका की गलती है, उसने युद्ध शुरू किया है। जल्दी से कमेंट उसका के लिए छोड़ रहा है। इस पूरे डिबेट में एक बात आई बार-बार, हूती, हिजबुल्लाह, हमास आतंकवादी है। हमास उनको दिक्कत हो रही है। मैं तो क्लियर, और भारत का पक्ष जो है ना वो स्पष्ट भी और सत्य भी है, दोनों समझना। केवल स्पष्ट नहीं, स्पष्ट के साथ सत्य है। तो जब हूती, हिजबुल्लाह और हमास, हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में साझेदार, हूती यमन की सरकार में साझेदार और हमास फिलिस्तीन में दावेदार और साझेदार, चलिए। लेकिन ISIS जो पूरी दुनिया में संकट पैदा कर चुका और हिट लिस्ट में था, जो किसी में साझेदार भी नहीं था, हिस्सेदार भी नहीं था, उसको हाथ पकड़ के HTS और कुर्दिस्तान के नाम पर सद्दाम हुसैन से लेकर कई सरकारों ने जिसको आतंकवादी घोषित किया, आज अमेरिका उसको फिर से लाना चाह रहा फ्रंट लाइन पर, उस कुर्दिश को। अमेरिका ने यह हाथ पकड़ के उस ISIS और HTS के पूरे ग्रुप को सीरिया के सत्ता पर बैठा दिया। हमारा तो यह पैमाना नहीं हो सकता है कि एक को आतंकवादी कह के दूसरे में चुप हो जाएंगे। दोनों आतंकवादी, और ये सब के बीच इस पूरे एंगल को संचालित करने वाला, यहां तक के जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं उसके पीठ पर भी अगर किसी का हाथ है तो उस देश का नाम है अमेरिका। तो अमेरिका को सजा दीजिएगा ना, कि बाकी देशों को भी दीजिएगा? अब उसके काहे दीजिएगा भाई? बिल्कुल नहीं, आपकी लड़ाई उनसे आप लड़िए। नहीं, मैं वहां मैं किसी सार्वजनिक स्थलों पर, एयरपोर्ट पर हमले का मैं विरोध करता हूं, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है तो हमको अपनी नीति स्पष्ट रखनी है। ISIS भी आतंकवादी संगठन है ना, अमेरिका द्वारा संचालित संगठन है ना। वो तो पता भारत में जो लोग ISIS के झंडे लहराते हैं और गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे की बात करते हैं, और केरल में जो केरल स्टोरी 2 बनी हुई है फिल्म, जिस सच्ची घटना में वहां के ISIS के लोग IS में भर्ती कराते हैं केरल के लोगों को ले जाकर, एक सेकंड सबका विरोध छोड़िए, ISIS में मत जाइए। ISIS पर एक सेकंड मेरी तरफ देखिए। अभी तक ईरान ने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? अमेरिका का आर्थिक नुकसान हुआ है। क्या आर्थिक नुकसान हुआ? तो आप ही लोग सुना रहे हैं, आकलन कुछ नहीं सुना रहे। अलग अलग सोर्सेज से जो आकलन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तेल प्रति बैरल वो बनाते हैं, उनका एक नेता, एक लीडर। हाँ, कोई बड़ा नहीं है ना। ईरान का नुकसान देखिए, खाड़ी देशों में कई जगहों पर भारतीय भी मरे गए। अब सवाल यही है कि आपकी अमेरिका से लड़ाई है ना, मेन लीडर अमेरिका से लड़िए भाई, अमेरिका से लड़िए। दूसरों की गर्दन और उनकी सांस क्यों आप रोकना चाह रहे हैं? बहरहाल आज इतना ही समय हमें मिल रहा है हल्ला बोल में। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद यही करेंगे कि लोगों का दिमाग जगह पर आए, हर देश का जो इस युद्ध में घुसा हुआ है, और शांति जल्द से जल्द हो, युद्ध का अंत हो।